क्या चाचा नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं? क्योंकि जिन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए साल 2022 के वक्त उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ महागठबंधन में वापसी करी थी, कुछ वैसे ही समीकरण संकेत कर रहे हैं 2026 में। 2022 में कारण था कि कहीं जेडीयू को शक था कि चिराग पासवान की पार्टी ने बीजेपी के इशारे पर जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़कर उसका नुकसान कराया था। साथ ही साथ शिंदे की बगावत के बाद उन्हें डर था कि कहीं बीजेपी बिहार में भी उनकी पार्टी में टूट न करा दे। कई मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी में मतभेद बढ़ रहे थे और इसके बाद सबसे बड़ा एक कारण ये था कि जेडीयू की विधानसभा में संख्या घट गई थी, बीजेपी की बढ़ गई थी। नीतीश कुमार को इस बात की डर था कि उनकी अहमियत कम हो रही है और विपक्षी एकता के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे। उस वक्त महागठबंधन में उनकी राजनीतिक अहमियत उस समय ज़्यादा नजर आ रही थी, तो इसी वजह से उन्होंने जो है आरजेडी यानी महागठबंधन का साथ लेना पसंद किया, उसके साथ सरकार चलाई। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, 17-18 महीने तक। फिर वापस एनडीए में चले गए और वापस जाने के बाद कहा कि अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा, एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ ही आगे बना रहूंगा। वो लोग कुछ काम नहीं किए, अब यहीं पर हूं, यहीं रहूंगा। यही आखिरी फैसला था नीतीश कुमार का। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो इस बार वही समीकरण बन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार की अहमियत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी जो है इस समय नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को सौंप दी। सौंपने के बाद ललन सिंह ने हाल ही में खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट को चुना, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि निशांत कुमार नहीं है नीतीश के उत्तराधिकारी, सम्राट चौधरी हैं। तो ये भी एक बड़ा संदेश दिया। इसके बीच ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर जो है एक अलग अलग गुट बन रहे हैं, जिसमें बताया गया कि सबसे दिलचस्प बात यह बताई गई कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के दरकिनार कर प्रभुत्व की राजनीति को बरकरार करने को 3 ग्रुप काफी सक्रिय हो गए। इस ग्रुप के विभाजन की मूल रेखा जो खिंच रही है वह समर्थित बीजेपी और विरोधी बीजेपी, या कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल अंदाजी से दूर शुद्ध जदयू की पार्टी है। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड स्थित मोहनपुर गांव की जनसभा में जो ललन सिंह ने सम्राट को लेकर बातें रखी, वो तो चौंकाने वाली थी। तो सबको लगा कि जिस तरीके से नीतीश की बात आगे आकर रखेंगे तो ललन सिंह ही नजर आएंगे। जदयू के भीतर गुटबाजी में पार्टी कम खुद का स्वार्थ हावी हो गया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी समर्थक जदयू नेता भी अपने अपने अंदाज से और खुद के प्रभुत्व बनाने में लगे हैं। इनमें एक गुट तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का, दूसरा ग्रुप जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। इन दोनों में होड़ इस बात की चले है कि बीजेपी का सबसे करीबी कृपा पात्र कौन बनेगा जदयू का शीर्ष नेता, जिससे बीजेपी सीधे सीधे बात करे और सत्ता की हिस्सेदारी तय करे। तो ये भी चर्चा शुरू होने लगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तो बीजेपी से जदयू में आए हुए हैं, इसीलिए ज्यादा करीबी होने का आरोप लगे, दावे लगे। अब मतलब बहुत सारी बातें थी। वहीं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह भी जदयू के भीतर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। सम्राट को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर अपना करीबी संबंध बीजेपी नेतृत्व से जता चुके हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खुद को करीबी बताने में भी लगे हुए हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बातें यहाँ पर आ रही हैं। वहीं इसी मामले पर विपक्ष ने भी कहा था, मतलब महागठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता एजाज अहमद ने कहा कि दोनों अपने अपने समर्थकों की फौज खड़ी कर बीजेपी के सामने जदयू का सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि बीजेपी से बार्गेनिंग स्वयं करें, नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए। ये गठबंधन धर्म में टिकट बांटने या उम्मीदवार तय करने का केंद्र बनना चाहते हैं। ये बातें रखी। अब जिस तरीके से जो 2022 का हाल बताया वही नजर आ रहा है कि कुर्सी पर खतरा नीतीश को मंडराया लगा था तो नीतीश महागठबंधन में आ गए। अपनी अहमियत कम होती देखी तो नीतीश महागठबंधन में आ गए। इसके साथ साथ नीतीश ने देखा कि उनके खिलाफ बीजेपी ही कहीं साजिश तो नहीं रच रही, चिराग पासवान को आगे कर, तो नीतीश महागठबंधन में आ गए। मतलब ये सारे समीकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है। वही बात यहाँ आती है कि अब जिस तरीके से जेडीयू के अंदर गुटबाजी है वो दिख रही है, बयानबाजी है, नीतीश की कुर्सी पर कौन दावेदार बनेगा इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। तो अंदर खाने समीकरण कई बन रहे हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कई कड़े निर्देश भी दे चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े, ताकि ये संदेश भी जाए कि सम्राट चौधरी अपने काम में कोई कटौती नहीं कर रहे और निशांत को भी संदेश दे रहे हैं ताकि सब मिलजुल कर काम करें। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सी का खेल है और आज के समय नीतीश कुमार किस कुर्सी पर हैं।
पार्टी के दूसरे नेता आकर बता रहे हैं कि उत्तराधिकारी नीतीश ने सम्राट को चुना, तब आप समझ सकते हैं कि नीतीश की अहमियत ही क्या रही, कि नीतीश अपने फैसले खुद नहीं बता पा रहे जनता को। सम्राट चौधरी को लेकर जो ललन सिंह ने खुलासा किया, उस पर बीजेपी ने अपनी बात रखी कि ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो वो भी चीजें नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसमें यह नजर आया कि अहमियत की सवाल उठ रही है। और सबसे बड़ी बात ये तो बता दिया ललन सिंह ने कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट को चुना, लेकिन क्या ललन सिंह, संजय झा या फिर किसी और बड़े सीनियर नेता के द्वारा अपनी ही पार्टी के लीडर के लिए कोई बड़े पद की डिमांड देखी? क्या नीतीश कुमार के लिए यह डिमांड देखी कि इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए? क्या नीतीश के लिए यह डिमांड देखी कि इनको केंद्र में बड़ा मंत्री पद दिया जाए? जो 4 सबसे बड़े मंत्री पद होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं गृह मंत्री की, वित्त मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की, उनमें से कोई एक मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार भी तो गठबंधन की सरकार है। क्या इसके लिए कोई नेता लड़ रहा है बीजेपी से? नहीं, हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि महागठबंधन बहुत ज्यादा हताश है। 2025 की हार के बाद उनके चेहरे पर हताशा दिखती है। नंबर्स गेम में वो काफी पिछड़ चुके हैं। पहले तो बहुत मजबूत संख्या थी तो खेला होने के चांसेस लगते थे, लेकिन अब संख्या बल बहुत घट गया है। तो शायद यही कारण है कि महागठबंधन भी पुरजोर तरीके से नीतीश को लेकर आक्रामक रुख नहीं दिखाता। लालू यादव ने भी 2025 के नतीजों के बाद नीतीश कुमार पर कटाक्ष करना छोड़ दिया है उतना, चाहे उनका इस्तीफे का फैसला हो, राज्यसभा जाने का फैसला हो। अब पार्टी के ज्यादातर नेता ये कह देते हैं कि उनका निजी फैसला है तो क्या ही हस्तक्षेप किया जाए। तो वही बात अब कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में होने लगी है कि नीतीश कुमार के फैसले पर विपक्ष खुलकर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मुद्दों की राजनीति कर रहा है, लेकिन साथ आना, गठबंधन की सरकार बनाना। शुरुआत में उन्होंने ऑफर दिए थे कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी जबरदस्ती हटा रही है, जब राज्यसभा जाने की बात थी, तो हम उनको संख्या बल देंगे, उनके पास विधायकों की कमी नहीं होने देंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहें आराम से। तो ये चर्चा उठी थी, लेकिन फिलहाल अब तो यह भी चर्चा होना धीरे धीरे बंद हो गई है। तो यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब एक तरफा होती दिख रही है। एनडीए का पलड़ा मजबूत है। सम्राट चौधरी अपने 200 विधायकों की टीम के सहारे पूरी तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अहमियत को लेकर बात उठ रही है। हाँ, ये सवाल उठते हैं तो जेडीयू नेता ये कहते हैं कि आज भी सम्राट चौधरी सरकार जो भी फैसले लेती है वो नीतीश नीति का ही उदाहरण होता है, यानी नीतीश नीति पर ही वो चल रही है। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि दिल्ली में कम, यानी राज्यसभा के जब सत्र होंगे, कामकाज होगा, तभी जाएंगे, बाकी अपना अधिकतर समय बिहार में बिताएंगे। लेकिन फिलहाल जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, ललन सिंह जवाब दे रहे हैं, संजय झा को लेकर खबरें हैं, अहमियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर उनकी क्यों चुप्पी नजर आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या बयान देते हैं। क्या पार्टी को लेकर इस समय बिल्कुल ही पॉजिटिव है नीतीश कुमार, या फिर कुछ बड़े खेला की तैयारी कर रहे हैं? देखना दिलचस्प रहेगा।